नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीडी कमीशन 2025 के लिए करंट अफेयर की एक नई सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि 67वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। तो अगर बात करें 2025 में जो है वो 67वें नंबर का रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, ये इस साल जो है वो किसे दिया गया। तो बात करें आपकी एजुकेट गर्ल पहली भारतीय संस्था है जिसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। तो भारत की पहली संस्था जिसे ये पुरस्कार दिया गया उसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। तो इस साल ये पुरस्कार एजुकेट गर्ल्स को मिलता है और जो ये एजुकेट गर्ल्स संस्था है ये लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें एजुकेट्स गर्ल्स की, तो एजुकेट गर्ल की स्थापना 2007 में की गई थी। इसकी स्थापना जो है वो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, लंदन की जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक सफीना हुसैन के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एजुकेट गर्ल के अलावा रमन मैग्सेसे पुरस्कार दो अन्य लोगों को भी 2025 में दिया जाता है। ये नाम भी आपको परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो मालदीव की शाहीना अली, देखिए शाहीना अली जो मालदीव से संबंध रखती है, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया। और साथ ही में फिलीपींस देश की फ्लावियानो एंटानियो, तो फ्लावियानो एंटानियो और आपकी शाहीना अली जो मालदीव से संबंध रखती है, इनको भी ये पुरस्कार दिया गया। और भारत की पहली संस्था एजुकेट गर्ल जिसकी स्थापना 2007 में सफीना हुसैन के द्वारा की गई थी, जो लंदन में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्नातक है, इनके द्वारा जो है वो की गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। जो एजुकेट गर्ल है वो काम जो है वो लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की एजुकेशन के लिए ये काम करती है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और अगर बात करें रमन मैग्सेसे पुरस्कार की, तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी रहने वाली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2025 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए पुरस्कार 2023 का है, लेकिन दिया कब गया था, तो इसी माह सितंबर 2025 में दिया गया था। तो अगर बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सितंबर 2025 में जो सम्मानित किया वो मोहनलाल को किया गया। इस बात को आपने याद रखें। देखिए ये भारत की सिनेमा के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसके द्वारा ये दिया जाता है, तो ये भारत सरकार के केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कौन देता है, तो बोलेंगे केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जो आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। जेबीटी और टीजीटी कमीशन में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो ये किसे दिया गया, तो ये मोहनलाल को दिया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अगर बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। तो अगर बात करें मिस यूनिवर्स इंडिया जो 2025 बनी है वो कौन बनी है, तो ये बनी है मनिका विश्वकर्मा। इस बात को आपने याद रखना है। इनको जो ताज पहनाया, देखो जब भी कोई मिस यूनिवर्स बनती है तो ताज उनको पहनाया जाता है, तो इनको ताज पहनाया रिया सिंघा ने। और रिया सिंघा कौन है, ये विजेता है मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 है, 24 है। तो जो मान लो कि इस बार बनी मनिका विश्वकर्मा, अब अगले बार कोई बनेगी तो उसको ताज कौन बनाएगी, मनिका विश्वकर्मा, है ना। तो जो इस बार बनी है वो अगली बार वाले को ताज पहनाएगी। इस बात को आपने याद रखना है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 मनिका विश्वकर्मा जी बनी है। और अगर बात करें इनको जो ताज पहनाया वो 2024 की जो मिस यूनिवर्स इंडिया थी रिया सिंघा, इनके द्वारा पहनाया गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपको करंट अफेयर का एक बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कन्नड़ लेखिका ने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार बुकर पुरस्कार 2025 जीता है, तो ये जीता है बानो मुश्ताक के द्वारा। अगर बात करें बानो मुश्ताक की, तो इनकी एक लघु कहानी है हार्ट लैम्प के लिए इन्होंने जो है वो क्या जीता है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली कन्नड़ लेखिका बनी है बानो मुश्ताक जी। तो लंदन में सम्मानित होने वाली और पहली कन्नड़ लेखिका बानो मुश्ताक जी, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। और अगर बात करें बानो मुश्ताक की, तो इनकी कहानी का नाम था हार्ट लैम्प। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि मिस वर्ल्ड 2025, इससे पहले पढ़ा था मिस यूनिवर्स इंडिया 2025, लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करें, मिस वर्ल्ड की बात करें, तो मिस वर्ल्ड
2025 का ताज किसने जीता है? तो अगर बात करें मिस वर्ल्ड 2025 का जो ताज जीता है वो आपके ओपल सुचेता चुंगस्त्री, तो याद रखना है ओपल सुचाता चोंगस्त्री के द्वारा जो है ये पुरस्कार मिस वर्ल्ड 2025 का पुरस्कार जीता गया है। ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए पुरस्कार भी किस क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इस बार। और 2025 में कौन से नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो बोलेंगे सर 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 10वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो 10वां आयुर्वेद दिवस अभी हाल फिलहाल में 23 सितंबर को मनाया गया है। इस बात को मतलब आज ही जो है वो क्या है 10वें नंबर का आयुर्वेद दिवस 2025 में मनाया गया। इसका जो आयोजन स्थल होगा वो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा होगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इस साल की जो आयुर्वेद दिवस की जो थीम है, ये बात आपको याद रखनी है, वो है जन और धरती के लिए आयुर्वेद, आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लांट। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये जो है वो 10वें नंबर का आयुर्वेद दिवस इस साल 23 सितंबर को, इसका आयोजन स्थल गोवा में जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है वहीं पर होगा। और जहाँ पर जन और धरती के लिए आयुर्वेद की बात की गई है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार किस देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली बताया गया है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में तो देखो सिंगापुर काफ़ी टाइम से नंबर 1 पर ही है। तो सिंगापुर जो है वो 193 देशों के वीज़ा मुफ्त यहाँ पे ये कंट्री है। 193 देशों के लिए आप वीज़ा मुफ्त जा सकते हैं अगर आप सिंगापुर से हो। अब भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब होता है कि किसी दूसरे देश में अगर आपको जाना है तो आपका जो रैंकिंग है वो कैसी है दूसरे देश में जाने के लिए। तो और भारत का जो स्थान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है वो थोड़ा सा 85 से नीचे आकर 2025 में 85 नंबर पे था। इस बार भारत थोड़ा नीचे आया है। भारत का नंबर अब 77वां नंबर हो चुका है। 77 नंबर पे हमारा प्यारा देश भारत आ चुका है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें टॉप 3 कंट्री की, तो मित्रों जो टॉप 3 कंट्री है वो आपके सिंगापुर है, जापान और साउथ कोरिया है। और 7 यूरोपीय देश इसमें है तीसरे नंबर पे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनाया गया? तो देश का पहला स्थायी कलाग्राम जो बनाया गया है वो प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था, जो कहाँ पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश में, जिसको प्रधानमंत्रियों की भूमि भी कहा जाता है। ये प्रयागराज वही है जहाँ पे गंगा और यमुना का संगम होता है। और यहाँ पे 144 साल के बाद महाकुंभ का मेला भी लगा था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। यहीं पर देश का, पूरे भारत देश का पहला स्थायी कलाग्राम खोला गया है। इस बात को डिटेल से आपने याद रखना है। अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। जो क्लास हमारी लाइव रहने वाली है उसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। आप टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो हमारे बैचेज़ के साथ 7876145409 जो क्लास आपको लाइव रहने वाली है उसको में आप रिकॉर्डेड भी जुड़ सकते हो। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में किस राज्य सरकार ने बजट के लिए रुपए की जगह तमिल अक्षर का उपयोग किया है? तो तमिल अक्षर का जो उपयोग किया है वो किसने किया है? तमिलनाडु। देखो तमिल तो भाई देखो तमिलनाडु में ही ज़्यादातर होगा। तो रुपए की जगह अब जो है वो एक तमिल अक्षर यहाँ पे जो है वो दिखाया गया है। तो ये किस सरकार ने किया है? तो ये क्या है? तमिलनाडु की सरकार ने। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग जो है वो तमिल ही बोलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज अभी हुआ है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और ये मार्च 2025 की बात है। ऐसे ही क्वेश्चन टीजीटी कमीशन करंट अफेयर में पूछे जाएंगे कि ऐसी कौन सी सरकार है जिसने अब रुपए की जगह हटाकर तमिल अक्षर का जो है उपयोग किया है? तो ये तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि जून 2025 में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जून 2025 में जो दक्षिण कोरिया देश है, साउथ कोरिया जो देश है, इसके जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो ली जे म्यांग बने हैं। कौन बने हैं? ली जे म्यांग। एक उत्तर कोरिया, वहाँ तो किम जोंग का ही शासन है, नॉर्थ कोरिया। लेकिन अगर बात करें मेरे भाई बहनों आपका जून 2025 की, तो यहाँ पे जो दक्षिण कोरिया के जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं ली जे म्यांग। कौन बने हैं? ली जे म्यांग का नाम आपको डिटेल से याद रखना है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जा सकता है।
अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में राजस्थान के किन आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया? तो राजस्थान के दो ऐसे आर्द्रभूमि स्थल थे जिनको रामसर साइट की सूची में अब शामिल कर दिया गया है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये जो शामिल किया गया, एक तो खीचन किया गया जो फलोदी राजस्थान में पड़ता है, एक मैनार किया गया है जो कि उदयपुर राजस्थान में पड़ता है। तो दो साइडें खीचन और मैनार, और दोनों की दोनों मैंने अभी बताई आपको राजस्थान में है, इस बात को आपने डिटेल से बेहतर तरीके से याद रखना है। भारत में अब रामसर साइटों की संख्या 89 से बढ़कर 91 वर्तमान में हो गई है, इस बात को भी आपने याद रखना है। सभी परीक्षाओं में पूछी जाएगी कि टोटल साइट कितनी है, 91। दो नई साइट खीचन और मैनार बनी है, दोनों की दोनों राजस्थान में है, इस बात को डिटेल से याद रखना है। प्रेजेंट टाइम में अब दो जो है वो दो राजस्थान के नए बने हैं, तो पहला खीचन है, दूसरा मैनार है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 91वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये कनाडा में आयोजित हुआ है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये कौन से नंबर का था? 91वां, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो G7 जो यहाँ पे जो सम्मेलन था उसका जो संस्थापक था वो कनाडा देश था, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा मेरे भाई बहनों, संस्करण कौन सा था? तो संस्करण आपके 91 नंबर का था। अच्छा, ये 51वां G7 शिखर सम्मेलन था, ये कब से कब तक था? तो 15 से 17 जून 2025 में कनाडा के अल्बर्टा के कनोनेसिक्स में आयोजित हुआ था, और इसकी जो अध्यक्षता की थी 91वें जो आपके G7 की जो अध्यक्षता की थी वो आपके किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके मार्क क्रॉनी के द्वारा। मार्क क्रॉनी कौन है? तो मार्क क्रॉनी प्रधानमंत्री है कनाडा के। भारत की ओर से भी क्या इस सम्मेलन में कोई गया था? जी बिल्कुल, भारत की ओर से इस सम्मेलन में जो गया था वो गए थे आपके नरेंद्र मोदी जी, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 जो 2025 का वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 163 देशों में से 14वें नंबर पे रहा है। अगर बात करें भारत की, तो भारत यहाँ पे आतंकवाद सूचकांक इंडेक्स में वैश्विक में तो 163 में से 14वें नंबर पे रहा है। और जारीकर्ता इस ग्लोबल टेररिज्म जो इंडेक्स होता है इसको जारी कौन करता है? कि इसको जो जारी करता है वो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP। तो इस बात को आपने याद रखना है। तो इसको जो आपका जारी करेगा, आपका जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स है इसमें भारत का 14वां नंबर आए, टोटल देश इसमें 163 है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको IEP जो है वो क्या करेगा? आपका जारी करेगा। इसमें जो शीर्ष 3 देश रहे हैं वो बुर्किना फासो पहले नंबर पे रहा है, दूसरे पे अपना पाकिस्तान रहा है, तीसरे पे सीरिया रहा है। तो पड़ोसी देश पाकिस्तान का नंबर भी कौन सा है? दूसरा है। बुर्किना फासो का पहला है, ठीक है। सीरिया का यहाँ पे तीसरा नंबर है। तो आतंकवाद में, और अगर भारत की बात करूँ तो भारत भी 14वें नंबर पे है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने लोक प्रशासन संस्थान, जिसको आप कहते हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सर्विसेज, हिप्पा का नाम बदलकर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा है? तो ये हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा हिप्पा का नाम बदलकर जो है अब मनमोहन सिंह रखा गया है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो मनमोहन सिंह संस्थान इसका नाम अब कर दिया गया है। ये हिमाचल से हम आते हैं और हिमाचल का ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये बेहतरीन बात है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जॉन महात्मा किस देश के, अगर जॉन महात्मा नहीं है, जॉन महामा है, जॉन महामा किस देश के तीसरी बार लगातार कंटिन्यूसली 3rd बार प्रेसिडेंट बने हैं, तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो अगर बात करें जॉन महामा साहब की, तो जॉन महामा जी घाना देश के क्या बने हैं? घाना देश के आपके यहाँ पे घाना देश के क्या बने हैं? आपके राष्ट्रपति बने हैं, और कौन सी बार? तीसरे बार बने हैं, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अगर बात करें घाना देश की राजधानी की, तो अक्रा जो है यहाँ की राजधानी है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है कि किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी को कम करना है, तो बेरोजगारी को कम करने के लिए एक योजना चलाई है, पार्थ योजना। या फिर सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पार्थ योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई थी? तो पार्थ योजना मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा चलाई गई है, जहाँ के मुख्यमंत्री आप सभी लोग जानते हैं कि कौन है? तो मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री है, इनके द्वारा जो है वो पार्थ योजना चलाई गई है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर पार्थ का नाम आपसे कल के लिए पूछा जाएगा, ये योजना जो है वो बेरोजगारी को कम करने के लिए चलाई गई है। हिमाचल में भी इस प्रकार की योजना चलाई जाए तो फिर बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये है पार्थ की बात करेंगे तो पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हुनर। तो याद रखना पार्थ का पूरा नाम है
पुलिस आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग हुनर इसका नाम दिया है, इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की कि किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़ रक्षी, तो याद रखना है गरुड़ रक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है। तो ये किस राज्य की, किस स्टेट की सरकार है, हिमाचल प्रदेश की, जिसने गरुड़ रक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक राज्य की सरकार ने की है। जो भारत का जो कर्नाटक राज्य है, कर्नाटक राज्य की सरकार ने गरुड़ रक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली, अगर कि कोई भी वन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो भैया सरकार यहाँ पे सीधा गरुड़ रक्षी योजना, गरुड़ रक्षी जो स्कीम इन्होंने लाई है, इसके तहत जो है वो क्या है, एफआईआर कर देगी। तो एफआईआर जो है किस योजना के तहत कर्नाटक की सरकार करे? तो गरुड़ रक्षी। तो ये कर्नाटक सरकार ने गरुड़ रक्षी जो ऑनलाइन एक एफआईआर प्रणाली लाई है, इस बात को भी आपने याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन जो आपने सुने भी नहीं है वो करंट अफेयर में आ जाते हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन कहाँ से आया। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मार्च 2025 में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली किस शहर में शुरू की गई? तो अगर बात की जाएगी तो भारत की जो पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली है वो किलोकरी दक्षिण दिल्ली में जो पड़ता है यहाँ पर शुरू की जाएगी, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो जो किलोकरी है यहाँ पर भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली शुरू की जाएगी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किलोकरी दक्षिण दिल्ली में क्या हुआ है? तो किलोकरी में जो है वो मार्च 2025 में भी हाल ही में भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को शुरू किया गया है। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है वो हैप्पी सिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे खुशहाल देश है वो कोपेनहेगन, डेनमार्क, दोनों देश है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये कोपेनहेगन जो डेनमार्क में पड़ता है, ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है, सबसे हैप्पीनेस वाला देश है। अगर बात करूँ कोपेनहेगन डेनमार्क की तो इसका स्कोर 1039 है। और अगर बात करें दूसरे नंबर पे ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिसका 993 स्कोर है। और तीसरे नंबर पे खुशहाल देश आपका सिंगापुर है। तो टॉप 3 देश हमने देख लिए। पहले नंबर पे कोपेनहेगन है जो आपका तीसरा खुशहाल देश है। तो अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव।